अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस 1 to 16 इनको डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर पे यूनिट नंबर 3 पे सारी वीडियोस देखी हैं तो आई होप आपको कोई किसी किस्म का भी कोई इशू नहीं होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हमने उन आर्टिकल में डिस्कस कर लिए हैं, फिर भी आपने पेपर में इसको किस तरह से राइट करना है। तो आज हम इनको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, उन्हीं डेफिनेशंस को जिनको हमने पहले वीडियो लेक्चर्स में सीखा है। तो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 3.2 से। 3.1 MCQ का क्वेश्चन है, उसको भी फिर इंशाल्लाह किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.2 से स्टार्ट करेंगे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये जितने भी टर्म्स हैं, इनर्शिया, मोमेंटम, फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स और इनर्शिया, इनको हमने अपने लेक्चर्स में डिफ़ाइन कर लिया। अगर आपको किसी भी डेफिनेशन की समझ नहीं आती तो आप उसका वो लेक्चर देखें, इनको हमने डिटेल्स के अंदर डिस्कस किया। अब आपने पेपर में अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इसको किस तरह से राइट करना है, ये आंसर्स आपकी स्क्रीन के सामने। आप इस वीडियो को पॉज करें और इन आंसर्स को नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 3.3। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, एक्शन एंड रिएक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो इन सब डिफरेंसेस को भी हमने अपने वीडियो लेक्चर में जो प्रीवियस इस चैप्टर पे थे सीख लिया। थोड़ा सा मैं एक्शन एंड रिएक्शन को रिकॉल करवा दूँ। हमने एग्जांपल ली थी न्यूटन थर्ड लॉ में, जब हमने एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस को सीखा था कि जब हम वॉक करते हैं तो हम ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, और एज आ रिएक्शन जो अर्थ है वो हमको जिस डायरेक्शन में हम उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं यानी पीछे की तरफ, तो उसके अपोजिट फोर्स एज आ रिएक्शन फोर्स लगाती है, यानी वो फारवर्ड फोर्स से हमें आगे की तरफ पुश करती है। तो इस वजह से हम ज़मीन पे वॉक कर सकते हैं। सो ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस की एक एग्जांपल है। उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसमें दो बॉडीज़ हों और एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव करे, तो इसे कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर जो है वो एक बॉडी रोल करती है किसी दूसरे बॉडी के ऊपर, जैसा कि हमने व्हील के केस में देखा था कि जो व्हीकल के व्हील हैं वो रोल करते हैं, यानी वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो स्पिन करते हैं। तो इस तरह की जो मोशन में जो फ्रिक्शन होती है उसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.7। हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। अब इस शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के ऊपर पूरी एक वीडियो है जिसका टाइटल है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। आप उस वीडियो को देखें और जिसमें हमने ये रिलेशन जो है वो इसको डिराइव किया हुआ है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जब हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था तो हमने एंड में एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बुक से हाईलाइट करवाया था कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी की इनर्शियल प्रॉपर्टी के साथ डील करता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.5। वाई इट इज़ डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ बस। अब इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी गालबन हमने वहाँ पे किया था, इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जब आप बस की छत पे हों और बस मूव कर रही हो तो आप भी बस के साथ मूव कर रहे होते हैं। अगर आप बस की छत पे हैं और बस जो है वो शार्प टर्न लेती है तो वहाँ पे डेंजर है कि आप चूँकि स्ट्रेट लाइन मोशन में थे तो इनर्शिया की वजह से आप स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करना चाहते हैं, बट आप बस के साथ चूँकि फ़िक्स नहीं है, आपका जस्ट जो है वो लोअर पार्ट फ़िक्स है, तो इस वजह से वहाँ पे ये डर है कि आप अपना जो है वो बैलेंस लूज़ करेंगे और आप फॉल डाउन कर देंगे। इसको आप रीड भी कर लेते हैं। When a bus is running, when a bus in running position, then everybody in the bus is also in motion. So if a person try to travel on the roof of the bus, then he may lose his balance and he may fall down. So it is dangerous to walk on the roof of a bus. यहाँ पे आप इसको काट के आपने कर लेना है। सो इट इज़ डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ बस, ये वॉक की जगह पे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.6।
वाई डज अ पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न। बिल्कुल वही आंसर जो मैंने यहाँ पे किया है कि आप बस के साथ जब मूव कर रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में है। जबकि बस टर्न लेती है तो आपको पता है एक जो सर्कुलर पाथ बनता है वहाँ पे टर्न लेते हुए, तो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में रहने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है। तो आपके पास एक तो इनर्शिया होता है जो आपको स्ट्रेट लाइन मोशन में रखना चाहता है, और दूसरा आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होती, जिसकी वजह से आपके चांसेस हैं कि आप जो है वो उसी डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन के अंदर बस मूव कर रही थी इनिशियली, उस डायरेक्शन में फॉल ना कर जाएं। तो इसको रीड भी कर लेते हैं। When a bus takes a turn, centripetal force is needed to keep it in the curved track. This centripetal force is provided by the friction between the tires and the road. The passengers sitting in the bus lack the required centripetal force, so they move outward. तो आप दोनों रीज़न दे सकते हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स वाली भी और जो दूसरी रीज़न मैंने अभी बताई इनर्शिया वाली भी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3.8 What will be the tension in a rope that is pulled from its ends by two opposite forces 100 न्यूटन ईच। अब इसकी ज्योमेट्री को ज़रा थोड़ा सा समझ लें कि उसने बताया कि एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, इसकी दोनों एंड पे जो है वो हमने 100 न्यूटन की फोर्सेस जो है वो अप्लाई की हैं, यानी 100 न्यूटन की इस एंड पे और 100 न्यूटन की ही इस एंड पे। तो अब बताएं कि जो टेंशन होगी इस स्ट्रिंग के अंदर उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो दोनों फोर्सेस की वजह से जो टोटल टेंशन बनेगी स्ट्रिंग के अंदर वो इन दोनों को ऐड करने से आएगी। तो इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आता है 200 न्यूटन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, देन हाउ डज अ बॉडी मूव। कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस तो इक्वल बट अपोजिट होती हैं, तो बॉडी जो है वो किस तरह से मूव करती है। अभी इससे पहले भी हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन में देखा जिसमें हमने एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की एग्जांपल दी थी कि आप जो है वो ज़मीन पे चल रहे हैं तो आप ज़मीन को पुश करते हैं ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो एज अ रिएक्शन अर्थ जो है वो आप पे फोर्स लगाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जिसकी वजह से आप जो है वो अर्थ पे मूव करते हैं। तो इसको रीड भी कर लेते हैं। Action is a force that acts on a body, while reaction is a force that is acted by the second body on the first body in response to its action, which is equal to the first force, but its direction is opposite। क्या मतलब इस बात का, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि हम अपने फुट से अर्थ के ऊपर फोर्स लगाते हैं और अर्थ जो है वो रिएक्शन फोर्स हमारे फुट के ऊपर लगाती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो उस फॉरवर्ड जो डायरेक्शन में फ़ोर्स है, जो रिएक्शन फ़ोर्स है, उसकी वजह से हम अर्थ पे वॉक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट भी इसको रीड कर लेते हैं। सो ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स द फर्स्ट बॉडी मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्शन फोर्स, यानी एक्शन फोर्स हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाई थी, तो रिएक्शन फोर्स की वजह से हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। अब नेक्स्ट और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 3.10 को। A horse push the cart. If the action and reaction are equal and opposite, then how does the cart move? तो इसका आंसर भी बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं कि जब जो हॉर्स है वो कार्ट को पुल करता है तो जो उसका व्हील है वो अर्थ के ऊपर जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्शन फोर्स लगाता है। तो एज अ रिज़ल्ट जो अर्थ है वो इसके ऊपर, इस व्हील के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से जो कार्ट का व्हील है वो मूव करता है। एज अ रिज़ल्ट जो है वो कार्ट भी मूव करती है फिर उसके साथ। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.11 व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इस पे भी एक डिटेल वीडियो है, हमने इसको पूरा डिस्क्राइब और ड्राइव किया था, फिर इसकी एग्जांपल भी देखी थी। इसको रीड कर लेते हैं। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम of an isolated system, two or more than two interacting bodies remains constant, यानी ये मोमेंटम की कंजर्वेशन के बारे में बात करता है कि टोटल मोमेंटम जो है वो बॉडी का वो कंजर्व रहता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज़ इम्पोर्टेंट। इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मैनी फिनोमिना इन आवर डेली लाइफ। जैसा कि हमने एग्जांपल ली थी कि जब गन को फायर किया जाता है तो जो बुलेट है वो आगे की तरफ मूव करता है, तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जो गन है वो रिकॉइल करती है और वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक हमें जर्क फील होता है। बिल्कुल इसी तरह से जो रॉकेट्स और जेट इंजन वाली एग्जांपल भी हमने देखी थी
कि जो रॉकेट्स और जेट इंजन है, इनके जो इंजन से जो फ्यूल है जो जब बर्न होता है तो जो गैसेस हैं वो बाहर की तरफ आती हैं। तो एज आ रिएक्शन, ये तो था एक्शन, ये जो इनकी इनसे गैसेस इजेक्ट हो रही हैं, तो एज आ रिएक्शन ये जो जेट हैं, ये इंजन जो जेट इंजन जो रॉकेट है या जेट इंजन हैं, ये इसके जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसको रीड भी कर लेते हैं। रॉकेट्स एट जेट इंजन आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल इन दीज machines. Hot gases produced by burning of fuel rush out with large momentum. The, the machine gain an equal and opposite momentum. This enables them to move with very high velocities. कि ये गैसेस जो है वो उनका जो मोमेंटम है वो इस तरह से आउट इस तरफ है जो कि आपको यहाँ पे डाउनवर्ड लग रहा है, और एज आ रिएक्शन जो है वो रॉकेट या जेट इंजन जो है इस एक्शन फोर्स के, या आप कह सकते हैं कि ये जो मोमेंटम था इसके अपोजिट मोमेंटम के साथ मूव करते हैं। सो मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ गन इज़ फायर्ड इट रिकॉइल्स। क्या मतलब इस बात का कि जब एक गन को फायर किया जाता है तो वो रिकॉइल करती है, यानी पीछे की तरफ झटका खाती है, तो ऐसा क्यों है? अभी हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट था 3.12 का, उसमें इसी बात को एक्सप्लेन किया कि मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए ऐसा है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.14, डिस्क्राइब टू सिचुएशन इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ नीडेड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो हमने फ्रिक्शन वाला जो आर्टिकल था उस वीडियो में हमने फ्रिक्शन की एप्लीकेशन में देखा था कि इट इज़ नेसेसरी टू वॉक ऑन द ग्राउंड। फिर किसी भी व्हीकल को जो मूव करने के लिए हमें फ्रिक्शन चाहिए, और अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप पेन की हेल्प से कॉपी पे राइट भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.15, हाउ डज ऑयलिंग द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन लोअर फ्रिक्शन। कि अगर हम मशीनरी के जो मूविंग पार्ट्स हैं उनको ऑयल लगाएं तो फिर जो फ्रिक्शन है वो कम किस वजह से हो जाती है। तो जो फ्रिक्शन है उसके कम होने की वजह यह है कि जो सरफेस है वो स्लिपरी हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, के फ्रिक्शन को कम करने के तरीके बताएं। आपकी बुक में एज सच ये क्वेश्चन गिवन है कि जो स्लाइडिंग सरफेसेस हैं उनको स्मूथ कर दिया जाए। लुब्रिकेट द स्लाइडिंग सरफेसेस, ये जो स्लाइडिंग सरफेस है उनको ऑयल लगाने को कहते हैं, उनको लुब्रिकेट करना, तो उनको लुब्रिकेट कर दिया जाए। फिर अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन के साथ बदल दें, यानी हम मोशन करवाएं विद द हेल्प ऑफ व्हील, तो हमें पता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो लेस देन होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, तो इस तरह से भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। और जो फ्रंट साइड होती हैं व्हीकल्स की जो कि हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं, जैसा कि एरोप्लेन्स हैं, तो उनकी जो फ्रंट साइड होती है वो बड़ी एक्सट्रीम लाइन होती है, उनकी जो शेप है वेज लाइक होती है ऐसे। तो एयर जो है वो फिर यहाँ से ऐसे जो है वो क्रॉस कर जाती है, जिसकी वजह से जो है वो फ्रिक्शन, जो एयर की वजह से फ्रिक्शन होती है वो कम हो जाती है। तो आज ही लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 3.17 शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।